चौहान, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, बात होगी कोरोना से बचाव की, और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया, तो वहीं अब तीसरी लहर की संभावना ने भी लोगों को डरा दिया है। हालांकि सरकारों की ओर से तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए तैयारियां करने की बात कही जा रही है, जबकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही एक नई चुनौती देख रहे हैं। उनका कहना है कि मानसून का आना खतरे की घंटी हो सकता है। इसके लिए ज्यादा तैयारियों की जरूरत है। पूरी संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान डेंगू भी फैले, क्योंकि मौसम और मानसून के साथ ही डेंगू और मलेरिया को लेकर अभी भी कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा अगर कोरोना और डेंगू दोनों से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में उसे संभालना मुश्किल होगा। मानसून के नुकसान और फायदे दोनों ही हो सकते हैं। हालांकि हमें नुकसान को लेकर सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी महामारी से निपटा जा सके और दूसरी लहर या इससे ज्यादा खराब हालात न पैदा हों। विशेषज्ञों की माने तो अगर बारिश होती है तो जो कोरोना वायरस हवा में घूम रहा है वो नीचे आ जाएगा, इससे संक्रमण कम हो जाएगा। वहीं अगर रात में बारिश होती है तो रात में भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसी सब को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ जो अगर अच्छी बारिश होती है तो डेंगू और मलेरिया को पनपने में राहत होगी, क्योंकि जून में बारिश के बाद डेंगू का मच्छर जुलाई में आता है। इसी समय कोरोना की तीसरी लहर की बात कही जा रही है। इन्हीं सबको लेकर कुछ सवाल हैं जिन पर हम अपने जो डॉक्टर से पैनल जुड़ेगा उनसे सवाल करेंगे। मॉनसून का कोरोना, क्या बारिश के मौसम में बढ़ेगा कोरोना का कहर? मानसूनी बारिश का इम्यूनिटी पर कितना असर पड़ेगा? और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिखा सचान जुड़ गई हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। साथ ही साथ शिवेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिखा जी आपके पास आएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि बारिश का मौसम भी करीब है, तो बारिश में आने पर क्या कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमसे जो हम कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि यूके है या यूएस है, ये हमसे थोड़ा अहेड चल रहे हैं और यहाँ पर तीसरी कोरोना की लहर आ चुकी है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास भी तीसरी कोरोना की लहर आएगी, जैसा कि आपने बताया जुलाई, लगभग जुलाई के एंड में। और ये कोइंसिडेंस है कि ये मॉनसून के टाइम में आ सकती है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि मॉनसून होने की वजह से या ज्यादा बारिश होने की वजह से कोरोना की लहर बहुत ज्यादा तीव्र आएगी। क्योंकि पहले भी ऐसी कई बातें उठी कि गर्मियों के सीजन में शायद, चूंकि इतनी तेज गर्मी होती है हमारी कंट्री में, तो इस वजह से कोरोना की दूसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो ये कोइंसिडेंटल हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बारिश के समय में बहुत सारी संक्रमण वाली बीमारियां फैलती हैं और गंदगी ज्यादा होती है, साफ सफाई कम होती है। इस वजह से संक्रमण जल्दी फैलने का खतरा होता है। इसके अलावा जैसे अभी आपने डेंगू के बारे में बताया, तो इसी तरीके से मॉनसून के सीजन में और भी कई प्रकार की ट्रॉपिकल डिजीजेस जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब हमारे कंट्री में लगभग हर बारिश के सीजन में आते हैं और इनके सिम्टम्स काफी कुछ कोविड की बीमारियों से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए ऐसे में ये पता लगाना कि जो संक्रमण है वो कोविड का है या किसी डेंगू या मलेरिया या कोई और गैस्ट्रोएंटराइटिस या कॉलरा या इस प्रकार की कोई और बीमारी, इनके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। तो इसलिए ये इस सीजन में इन सभी बीमारियों की वजह से मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर शिवेंद्र भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिवेंद्र, जैसा कहा जा रहा है कि बारिश में इन्फेक्शन और बढ़ता है, कई बीमारियां होती हैं। अगर मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, तो बारिश के मौसम में अपने आप को कैसे हम सुरक्षित रखें, सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसा कि अभी डॉक्टर शिखा ने बताया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये विवरण दिया इसका
कि हमारे जो पश्चिमी देश हैं उनमें ऑलरेडी दूसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर चल रही है अमेरिका में, और यही कंडीशन यूके और अदर यूरोपियन देशों में भी अभी चल रही है ऐसी तीसरी लहर। जहां तक ये बात है मानसून का क्या संबंध है कोरोना से, तो ना पहली लहर जब आई थी तब भी मानसून नहीं था, और जब हमारे यहाँ दूसरी लहर आई थी जिस वक्त मार्च के महीने के अंत में और अप्रैल में जो पीक पर आई, उस वक्त भी मानसून का कहीं अता पता नहीं था। तो मानसून से हम कोरोना को ना जोड़ें और इस पर ना ही एक्स्ट्रा हमें डरने की जरूरत है और ना ही ये सोचने की जरूरत है कि बारिश पड़ने से ये वायरस कम फैलेगा। और बारिश में, क्योंकि हम हर साल, हमारा देश मानसूनी देश है, हर साल बारिश और बाढ़ आती है, और उसके बाद बारिश के जब अधिक बारिश होती है तो उसके तुरंत बाद आप देखेंगे डेंगू के केसेस बढ़ते हैं जो फ्रेश वाटर में पनपते हैं, और उसके थोड़े समय बाद ही आप देख लेते हैं मलेरिया। और कई बार कानपुर जैसे शहर में तो हम ये भी देखते हैं कि डेंगू और मलेरिया एक साथ ही एक मरीज को पाया जाता है। तो उसमें प्रिकॉशन आपने जैसे कहा कि कैसे बच सकते हैं, तो जो वायरल बीमारियां हैं, वायरस से होने वाली बीमारी है जैसे कोविड वायरस जो कि आदमी से आदमी में ट्रांसफर होता है, उसमें तो सबसे अच्छा हम लोग आजकल पालन करें कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रहें। तो जाहिर सी बात है जो अमूमन जो खांसी जुकाम वाली बीमारियां होती हैं वो तो वैसे ही कम हो जाएंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि टीबी वगैरह के जो मरीज है वो भी हो सकता है 6 महीने बाद, अगर हम इस पर स्टडी करें तो कम पाए गए होंगे इस फेज में, क्योंकि मास्क अगर लोगों ने ढंग से पहना है तो जो हमारे फेफड़ों से संक्रमण फैलने वाली बीमारियां वो कम हो जाएंगी। लेकिन जहां तक मलेरिया और डेंगू की बात है जो कि मच्छरों से होता है, उसके लिए तो हमें दूसरे अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे बचाव के। जैसे कि अगर लोग कूलरों का इस्तेमाल कर रहे हैं गर्मी में तो उनका पानी आप दिन प्रतिदिन, एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में 2-3 बार बदलते रहें, और अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दे, जो कि बहुत बड़ी समस्या रहती है। नालों की सफाइयां हमारे प्रशासन को चाहिए कि समय पर करती रहे। तो यही मेरी ओर से रहेगी सलाह सभी के लिए कि जो अगर मानसून के बचाव के आप देखें क्या हम कर सकते हैं, तो यही सब कर सकते हैं। ठीक है, साफ सफाई बनाए रखें और जो कोरोना है उसको मानसून से जोड़ कर ना देखें। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना न घबराना न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम। कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा
लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है, सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात करें कोरोना से बचाव की, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों की, जहां कोरोना वायरस को लेकर, वैक्सीन को लेकर जो डाउट्स हैं उनको भी दूर करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। वापस आएंगे डॉक्टर शिखा के पास। डॉक्टर शिखा, सवाल ये भी कि वैक्सीन की जो दोनों डोज हैं उनके बीच एक गैप है, तो वो गैप ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमारे पास इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोवैक्सिन और कोविशील्ड। कोविशील्ड के 2nd डोज के वैक्सीनेशन के अंतर को बढ़ा दिया गया है। जो पहले 4 से 6 हफ्ते था उसको लगभग 3 महीने का कर दिया गया है। और इसके अलावा लेकिन जो कोवैक्सिन है उसका ड्यूरेशन अभी भी 4 से 6 हफ्ते ही है। तो इसमें ध्यान लेने लायक बात यह है कि अगर आपने पहली बार कोविशील्ड लगवाई है तो लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद आपको दूसरी डोज लगानी है, जो कि रिकमेंडेड है। जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आप, चूंकि आप को वैक्सीनेशन पोर्टल में अपडेट होने के आधार पर ही मिलता है, इसलिए अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन आता है। और कोविशील्ड की वैक्सीन आप लगभग 3 महीने के बाद लगवानी है। और कोवैक्सिन का अभी भी वही शेड्यूल है, लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कोविशील्ड लगाई है तो अब दूसरी वैक्सीन की डोज भी कोविशील्ड ही लगवानी है। और यदि आपने कोवैक्सिन लगवाई है तो फिर दूसरी डोज कोवैक्सिन की ही लगवानी है। इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर शिखा, यूके ने भी जब कोविशील्ड जो डोज देना शुरू किया वैक्सीन का, उसमें भी पहले उन्होंने भी गैप को बढ़ाया, लेकिन बाद में यूके ने क्या किया, गैप को फिर से वापस कम कर दिया। उसके बाद अभी अमेरिका के एक डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो कोविशील्ड का गैप बढ़ाया है वो ठीक नहीं, उसको कम करना चाहिए। जब मेडिकल साइंस में जब भी हम हमेशा बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये सब चलते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में हाई ग्रेड ऑफ एविडेंस कहते हैं, जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाता तब तक इस प्रकार की हम बातों को बहुत ही कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। उन्होंने वहां पर एक प्रिलिमिनरी स्टडी की है और उन स्टडी में ये कहा है कि डोजिंग के अंतरवल को कम ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये कहा है कि डोजिंग इंटरवल लगभग 3 महीने का होना पर्याप्त है, क्योंकि इससे आपको एडिक्वेट इम्यूनिटी भी मिलती है और कम समय में ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होती है। तो अभी फिलहाल हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उनको ही फॉलो करेंगे, जिन्होंने कोवैक्सिन के लिए लगभग 1 महीने का और कोविशील्ड के लिए हमको 3 महीने का
अंतराल दिया है, और जैसे जैसे और एविडेंस आता चला जाएगा और हमारी वैक्सीनेशन के बारे में समझ और ज्यादा एडवांस होती जाएगी, तभी हम किसी क्लियर कट नतीजे पे पहुंचेंगे। हाँ, 1 महीने बाद लगवाना भी सेफ था, जब जैसा कि पहले हम लोगों ने लगवाया था, और अब 3 महीने के बाद भी अगर हम कोविशील्ड लगवा रहे हैं तो वो उतना ही सेफ है और असरदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है डॉक्टर शिवेंद्र, मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, तो क्या मानसून में क्या जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है? ऐसे कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि मानसून में इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि मानसून में क्या सिर्फ फर्क आता है कि जो हमारे वातावरण में आर्द्रता जिस वो बढ़ जाती है और बारिश का समय आ जाता है। और आप देखेंगे कि अक्सर इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार और बाकी बीमारियां, मलेरिया, ये सब बढ़ जाता है। तो हमारी ये धारणा रहती है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसके कई कारण हैं, क्योंकि जब आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो वायरस और बैक्टीरिया के पनपने की क्षमता बढ़ जाती है। पानी हमारा ठहराव होता है, जिसकी वजह से जो हमने बीमारियां डिस्कस की थी उनके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि मानसून आने पर या मौसम बदलने पर या सर्दियां आने पर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम अपना बचाव करेंगे, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे और अपनी साफ सफाई रखेंगे, तो ये जो बीमारियां जो ज्यादातर बढ़ जाती हैं मानसून के समय में, उनमें भी कोई खास बदलाव नहीं आएगा, हम उनसे भी बचे रह सकते हैं। तो कह सकते हैं इम्यूनिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा बारिश के मौसम में। अगर बारिश के मौसम में डॉक्टर शिवेंद्र अगर बीमार पड़ते हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू का जिक्र किया अभी हमने, अगर डेंगू मलेरिया अगर आपको होता है और उसके साथ अगर कोरोना से आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो सर ये कितना खतरनाक हो सकता है? हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य अभी तक है नहीं, क्योंकि कोरोना बीमारी बहुत ही नई बीमारी है, जो कि हमारे देश में पहला केस 2020 में पाया गया था, और पिछले साल जो हमारी पहली लहर आई थी वो भी करीब करीब तब आई थी, और मानसून भी उतना उसमें पीक पर नहीं था। तो हमारे पास भारत देश के हिसाब से ऐसे साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं है कि कोरोना के मरीज को भी डेंगू और मलेरिया हो जाए। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य बात है कि हर वायरल बीमारी में, जैसे कि कोरोना भी है और डेंगू भी है, उनमें हमारे प्लेटलेट काउंट लो हो सकते हैं। तो कई मरीजों ने देखा होगा, जब वो कोरोना से पीड़ित हुए होंगे तो उनमें प्लेटलेट्स कम हुए होंगे, जो कि डेंगू बुखार में बहुत ही कम हो सकते हैं, 5000 10,000 तक या उससे भी कम देखे जा सकते हैं। तो अगर ये बीमारी साथ में आती है तो ऐसी संभावना है कि ये थोड़ी ज्यादा भयावह हो सकती है। और उसी तरीके से अगर मलेरिया भी होता है, क्योंकि ये दोनों जैसा डॉक्टर शिखा ने पहले कहा भी था कि लक्षण दोनों के करीब करीब एक हैं, तो एक तो हमारी समस्या ये आएगी कि इनका सही समय पे पकड़ पाना इन बीमारियों को मुश्किल हो जाएगा। हम कोरोना को सोच रहे होंगे, हो सकता है वो मरीज मलेरिया से पीड़ित हो। तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि आने वाले समय में एज अ डॉक्टर हम ये दोनों बीमारियों को अपने दिमाग में रखकर तुरंत जांच कराएं, उनका उचित समय पर इलाज करें। और क्योंकि ये बीमारियों पर तुरंत ये अगर एक साथ अगर ऐसी बीमारियां आती हैं, तो ये संभावना ही अभी व्यक्त कर सकते हैं कि इसमें भयावहता थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर ये आने वाला ज्यादा हो सकती है। और डॉक्टर शिखा, अगर बात करें डायबिटिक के पेशेंट्स की, ब्लड शुगर के जो पेशेंट्स हैं, उनमें कोरोना इन्फेक्टेड जो हुए थे ज्यादा संख्या में, वो लोग कोरोना से ग्रसित हुए थे, तो उनको लेकर क्या खास एहतियात बरतने की जरूरत है? बिल्कुल, डायबिटीज होने की वजह से लोगों में कोविड के संक्रमण का ज्यादा खतरा नहीं होता। संक्रमण तो किसी को भी कोविड का हो सकता है, लेकिन हाँ, इस बीमारी के जो बहुत गंभीर परिणाम होते हैं ज्यादातर वो डायबिटीज के पेशेंट्स में होते हैं। यदि आप एक समय में देखें कि हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट में या हॉस्पिटल में जो कोविड से पीड़ित मरीज हैं, उनकी संख्या अगर हम जांचें तो उसमें ज्यादातर मरीज डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। उसका रीजन ये है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में इम्यूनिटी को काफी कम कर देती है और हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देती है। इस वजह से कोविड के गंभीर परिणाम इस बीमारी में आते हैं। और डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड हो या अनचेक्ड शुगर लेवल्स हो, तो शरीर में जो एसिड लेवल जिसे तेजाबियत कहते हैं, और शरीर में ब्लड शुगर
का बड़ा होना, ये सारे एक अच्छे वायरस के लिए एक अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स का काम करते हैं। साथ ही डायबिटीज में हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और इस वजह से शरीर में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, न्यूट्रोफिल्स में या व्हाइट ब्लड सेल्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाहरी संक्रमण से लड़ सके। तो ऐसा बहुत सारी रिसर्चेस में और प्रैक्टिकल जो मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये एक्सपीरियंस किया है कि ज्यादातर मरीज जो कि डायबिटीज से संक्रमित होते हैं और स्पेशली जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, उनमें कोविड के काफी गंभीर परिणाम आते हैं। इसलिए सावधानी ही बरतना बहुत जरूरी है डायबिटीज के पेशेंट्स को। तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया, इवन बारिश के मौसम में न केवल कोविड बल्कि अगर और इन डेंगू और मलेरिया इन सब बीमारियों से भी बचना है तो अपने आसपास में वातावरण में साफ सफाई रखना है और कोविड से बचने के लिए जो भी हेल्थ मेजर्स हैं, मास्क लगाना है, घर से बाहर कम जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब फॉलो करनी है। और साथ में हमारी सरकार को और हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी आगे आना होगा। और जैसे हम हर साल करते आए हैं, घर के हमारी जो कम्युनिटी है और सड़कें हैं उनकी साफ सफाई, कूड़े का सही से निस्तारण, कहीं भी पानी ना जमा होने देना, ये सारी चीजें इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब इस बार हमें ना सिर्फ डेंगू और मलेरिया से लड़ाई लड़नी है, साथ ही कोविड से भी लड़ाई लड़नी है। और ये डायबिटीज के मरीजों में खास इस पे ध्यान देने की बात है। डॉक्टर शिखा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पोस्ट कोविड हैं, जिन्हें पहले कोरोना हुआ, उसके बाद वो उनमें डायबिटीज पाई गई, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट हो गए, जो कि पहले नहीं थे डायबिटीज के पेशेंट, बाद में डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। जो कॉमन फैक्टर तो ये है कि ज्यादातर मरीज उनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज के खास सिम्टम्स नहीं होते या वो पहचान नहीं पाते, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो डायबिटीज से ग्रसित है, बिकॉज डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है और ये एक दिन में नहीं पनपती। इसके हेरिडिटरी भी फैक्टर होते हैं, लेकिन ये लाइफस्टाइल डिजीज भी है। अगर हम सही डाइट नहीं लें और हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो और बाहर का खाना पीना खा रहे हैं तो इसकी वजह से ये डायबिटीज पनप सकती है और ये बहुत धीरे धीरे पनपती है, इसलिए हमें बाद में पता चलता है। कई सारे मेरे पास ऐसे मरीज आए सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज है, और जब हॉस्पिटल में जांच की तो पता चला कि उनको बेसलाइन डायबिटीज है और डायबिटीज के सिम्टम्स भी हैं। और ऐसे मरीजों में कोविड के काफी गंभीर परिणाम रहे। बहुत सारे पेशेंट्स को ज्यादा एडवांस लाइफ सपोर्ट की और वेंटिलेटर्स की भी आवश्यकता पड़ी। तो ये तो पहला है। हमारे जो कंट्री है वो एक तरीके से डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह पनपता जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज है, और तो ये पहला है। दूसरा ये है कि हाँ, कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनमें कहते हैं कि शायद ये अभी भी इस चीजों पे स्टडीज चल रही हैं कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स होती हैं, उन सेल्स पे शायद ये कोविड का वायरस अटैक करता है और इसकी वजह से शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इस वजह से डायबिटीज हो सकती है। लेकिन ये अभी एक रिसर्च का विषय है। तीसरी चीज होती है कि ड्रग्स, जो दवाएं हम कोविड में देते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड की वजह से भी मरीज को डायबिटीज हो सकती है। इसलिए जब भी आज हमने देखा कि स्पेशली सेकेंड वेव में बहुत सारे मरीज खुद को सेल्फ मेडिकेट कर रहे थे और किसी से भी पूछकर और आपस में पूछकर या सलाह कर ही सब अपने घर में अपने आप ही स्टेरॉइड्स की दवाएं ले रहे थे, जो कि सही नहीं है। तो ये स्टेरॉइड की दवाएं ये एक दुधारी तलवार की तरह है। तो किसी भी फिजिशियन और एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेकर ही ये दवाएं लेनी होती है, क्योंकि इन दवाओं की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। ठीक। डॉक्टर शिवेंद्र, एक अभी नई गाइडलाइन जारी हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जहां ये कहा गया कि जिनमें पहले कोरोना सिम्टम्स पाए जाते थे वो आइवरमेक्टिन ले सकते थे, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसको ले सकते थे, लेकिन अब उस पर मना कर दिया गया कि आप इन दवाओं का सेवन अब नहीं कर सकते। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोविड एक हमारी नई बीमारी है जिसके बारे में पूरा विश्व अभी सीख रहा है। जब ये बीमारी रामबाण दवा माना गया था और भारत से विदेश में भी ये दवाई भेजी गई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास थोड़े से साक्ष्य थे जिसमें पाया गया था
कि ये कोरोना वायरस जो हमारे अटैक करता है लंग्स में, फेफड़ों में, उसको ये रोक सकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ज्यादातर मरीजों में ये पाया गया कि ये असरकार नहीं है, तो आप देखेंगे कि दूसरी वेव आते आते हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रयोग ना के बराबर हो गया था और बड़े बड़े संस्थानों ने इसका प्रयोग बंद कर दिया था। वहीं आइवरमेक्टिन में भी हमारे साक्ष्य जो शुरुआती थे उनमें ये पाया गया, जो एक अमेरिकन रिसर्च हुई थी उसमें पाया गया कि ये दवाई कारगर हो सकती है, पर जब बहुत ज्यादा मरीजों में इस्तेमाल किया गया तो देखा गया कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो हम सभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे साक्ष्य मिल रहे हैं। एक रूसी दवा आई थी फेवी फ्लू करके, जो कि काफी महंगी भी थी और माइल्ड कोविड पेशेंट्स में बहुत इस्तेमाल हो रही थी। अभी हाल ही में ICMR ने उसे भी अपनी गाइडलाइन से बाहर कर दिया है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा हम इस बीमारी को अच्छे से समझेंगे, नई दवाइयां आएंगी। जैसे डेक्सामेथासोन का प्रयोग पहली वेव में नहीं हुआ था, लेकिन भले ही ये स्टेरॉइड दवा है पर उचित इस्तेमाल करने पर बहुत सारे मरीजों की जान भी बची। तो समय के साथ साथ हम सीखते जाएंगे और अच्छे इसके इलाज हमें मिलते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि गाइडलाइन निरंतर सतत बदलती रहेगी। एक महीने बाद हो सकता है कुछ और दवाइयां जुड़ जाएं और कुछ दवाइयां बाहर हो जाएं। तो ये एक तरीके की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जहां साक्ष्य के आधार पर हम अपनी रोज की प्रैक्टिस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है डॉक्टर शिवेंद्र, अभी डॉक्टर शिखा ने जिक्र किया स्टेरॉइड का कि जब बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे उन्होंने स्टेरॉइड का सेवन किया और वो लोग ठीक भी हुए हॉस्पिटल में। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल में नहीं थे, होम आइसोलेशन में थे, उन्होंने स्टेरॉइड का बहुत सेवन किया। अब तो ये भी हो गया कि अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई तो उन्होंने स्टेरॉइड खुद से ही लेना शुरू कर दिया। वो कितना खतरनाक है सर, बिना डॉक्टर की कंसल्ट के स्टेरॉइड लेना? ये तो बहुत ही खतरनाक है अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये छोटी सी गोली होती है डेक्सामेथासोन, जो 2 mg 4 mg की दवाई मिलीग्राम की दवाई होती है, पर ये शुगर काफी हद तक बढ़ा सकती है। और शुगर ही नहीं, इसके अलावा दूसरे कॉम्प्लिकेशन जैसे अभी ब्लैक फंगस आप देख रहे हैं, उनके भी मरीजों में ज्यादातर में हम देखेंगे कि इसका स्टेरॉइड का बहुत रोल है, क्योंकि केवल शुगर ही नहीं बढ़ती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी ये स्टेरॉइड दवाइयां कम कर देती हैं। तो कोविड और कोविड के साथ साथ जो दूसरे इन्फेक्शन है उनके रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और ये दवाइयां अमूमन पेशेंट्स अपने मन से या अपने किसी रिश्तेदार पड़ोसी से पूछकर काफी ज्यादा समय तक लेते रहते हैं। मैंने एक मरीज को देखा जो पिछले 2 महीने से डेक्सामेथासोन का सेवन कर रहा था स्वयं से, क्योंकि उसको लगा ये कोरोना से बचा लेगी उसे, और उस वजह से ना सिर्फ उसके शुगर बढ़ चुकी थी बल्कि उसको कोविड के बाद भी कई बार बुखार आ चुका था। तो फाइनली ये है कि अगर अपने मन से बिल्कुल भी स्टेरॉइड का सेवन ना करें, अगर आपको करना है तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। सर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चली कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है,
एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात करें कोरोना से बचाव की, साथ ही साथ मानसून का भी अब आ रहा है, उसको लेकर भी क्या और ज़्यादा ये इन्फेक्ट कर सकता है, हम इस पर भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस आएंगे डॉक्टर शिखा के पास। डॉक्टर शिखा, जैसे आशंका जताई जा रही है कि अब थर्ड वेव भी आ सकती है, जैसे सेकेंड वेव तो खत्म हो रही है और जो म्यूटेंट है वो लगातार बदलता जा रहा है। अगर अल्फा वेरिएंट की बात करें, फिर डेल्टा वेरिएंट की बात करें, तो क्या अब जो थर्ड वेव की आशंका है, तो क्या ये फिर से बदल सकता है और ये खतरनाक हो सकता है? जी, वायरस में म्यूटेशन होना तो बहुत एक कॉमन बात है और इसी तरीके से वायरस सरवाइव होता है। लेकिन सारे म्यूटेशंस पेशेंट को वो करें, मतलब वायरस को ज्यादा खतरनाक बनाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे म्यूटेशंस वायरस को धीरे धीरे म्यूटेशन के माध्यम से वायरस कमजोर भी पड़ सकता है। इसलिए ये कहना कि जो नेक्स्ट वेव में कैसा वायरस आएगा, कैसा स्ट्रेन आएगा, म्यूटेट होने के बाद उसकी क्षमता वीक पड़ जाएगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तो इस बारे में अभी हम स्पेक्युलेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम वही सारी सावधानियां जो हम पहले बरतते आए थे उनको बरतते रहें और पूरे अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहें, तो फिर हम, अगर म्यूटेट होकर भी आता है वायरस, तो हम गंभीर परिणामों से बच जाएंगे। जैसा कि हमने देखा फर्स्ट और सेकंड वेव में कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के माध्यम से हमने इस बीमारी पे काफी हद तक काबू पाया है। तो अगली वेव में भी हमको अभी से ही हमें वो गलती नहीं करनी है जो हमने सेकंड वेव के दौरान की। हमें थर्ड वेव की अगर हमें आशंका है तो हमें ढीले नहीं पड़ना, हमें सारे सोशल डिस्टेंसिंग एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स वैसे ही फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर म्यूटेशन होगा तो हम किसी तरीके से उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर शिवेंद्र, जिस तरह से अब वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है, लगातार वैक्सीनेशन भी हो रहा है, अब सरकार की उम्मीद है कि दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर लेंगे। लेकिन सवाल ये कि जब आपने प्रोडक्शन शुरू किया, जब ट्रायल शुरू किया, रिसर्च किया, तो वेरिएंट अलग था, उसके बाद ये डेल्टा वेरिएंट आया, और अब अगर वेरिएंट चेंज होता है और नया वेरिएंट अगर आता है, तो क्या वैक्सीन कितनी कारगर रहेगी? जैसा कि डॉक्टर शिखा ने अभी बताया कि हर वायरस, चाहे वो कोरोना वायरस हो जो अभी 2019 का है, और इसके पहले भी सार्स वायरस जो आए थे, हर वायरस में ये म्यूटेशन समय समय पर होते रहते हैं। ये आम बात है, ये कोई नई चीज नहीं है जो इस बार के कोरोना वायरस में हुई है। तो जो वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस हैं, वो तो आते रहेंगे। इन जनरल वैक्सीन लगभग सारे वेरिएंट्स पर कारगर होगी। हो सकता है कि कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए आगे में जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जिस पर कोई वैक्सीन शायद उतना असर ना करे। लेकिन जो एक हमारी कुछ समय पहले की रिसर्च थी जिसमें जो कोविशील्ड वैक्सीन को लगभग 17 वेरिएंट्स में भी कारगर पाया गया था। तो जो वैक्सीन बनाने की प्रोसेस है उसमें इस तरीके से वायरस के प्रोटीन को टारगेट किया जाता है जिससे कि वो लगभग उसकी एक क्रिटिकल प्रोटीन को टारगेट करता है जो कि लगभग आने वाले म्यूटेशन में भी वो कारगर होता है। और दूसरा कहने की बात है कि हमारे पास आगे आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां हैं। सिर्फ हम दो ही तरीके से बचाव कर सकते हैं, एक है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो हमको अपनी सरकार पर, अपनी वैक्सीन पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जैसे भी गाइडलाइंस आती है, जितना हो सके शीघ्र अति शीघ्र बढ़ चढ़ के अपने वैक्सीनेशन ड्राइव में हमें हिस्सा लेना होगा। ठीक है। सवाल डॉक्टर शिखा ये है कि जिस तरह से अब अनलॉक कर दिया गया है सब जगह, अब लोग बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्राउड जो है बहुत बढ़ता जा रहा है बाहर, तो क्या बाहर जाने में मास्क लगाकर ही सुरक्षित है कि और भी हमें चीजें बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल,
मास्क और स्पेशली अब जो नई गाइडलाइंस आ गई हैं कि डबल मास्क, ये सबसे ज्यादा कारगर है। और जब भी जरूरी है तभी बाहर घर से निकलना है, और भीड़ अननेसेसरली कहीं एकत्रित नहीं होना है। ये गाइडलाइंस में कोई चेंज नहीं आया, हमें यही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और डबल मास्किंग इसको ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है वायरस से संक्रमण से बचने के लिए। तो ये सारे मेजर्स हमें पहले की तरह वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर शिखा, ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकती है। हालांकि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में भी काफ़ी सारे बच्चे इन्फेक्टेड हुए, लेकिन बच्चों में इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस देखने को नहीं मिली। इसके पीछे कहा जाता है कि उनका जो लंग्स हैं उनके अनपोल्यूटेड होते हैं, इस वजह से वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाते। तो क्या अब थर्ड वेव में क्या ऐसी आशंका है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए? देखिए, जब हमारे पास सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो उसमें जो लोग इन्फेक्ट हुए थे वो लगभग उनकी उम्र पिछले कोविड वेव में इन्फेक्ट हुए लोगों से लगभग 1 दशक कम थी। जो पहला कोविड वेव आई थी उसमें ज्यादातर मरीज जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे वो लगभग 55 वर्ष से ऊपर की उम्र के थे, और साथ में उनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन, जैसा मैंने पहले भी बताया, उस प्रकार के बीमारियां थी। लेकिन जो सेकेंड वेव आई जो जिसमें म्यूटेशंस हुए, नो डाउट उसमें जो मरीज एडमिट हुए हमारे पास हॉस्पिटल में, उनकी संख्या पिछली वेव से उनकी उम्र पिछली वेव में ग्रसित हुए लोगों से कम थी। और ये देखा गया कि 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के बहुत सारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए और काफी गंभीर परिणाम उनमें आए। तो इन्हीं सब चीजों से की आशंका की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद थर्ड वेव में हम जो कोविड का संक्रमण होगा वो शायद यंगर जो 30 साल से कम है उनमें होने की संभावना मानी गई। उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारी वैक्सीनेशन गाइडलाइंस थी, सबसे पहले हमने 60 वर्ष और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेट किया। उसके बाद हमें हमारी अपनी वैक्सीनेशन गाइडलाइन को एक्सटेंड किया, 45 वर्ष और ऊपर किया, और अब हम 18 से 18 वर्ष एवं उससे अधिक की उम्र पे आ गए हैं। तो अब हमारे पास जो मेजर चंक है पॉपुलेशन का, जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, वो बच्चों की है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये आशंका काफी सारे जगह ये आशंका प्रतीत हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों में। जी बिल्कुल, समय का अभाव है डॉक्टर शिखा, अपने कार्यक्रम को हमें यही विराम देना होगा। डॉक्टर शिवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। डॉक्टर शिखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने जानी वो सारी बातें जो डॉक्टर्स के पैनल ने बताई, किस तरह से आपको मास्क पहनना है, कैसे कोरोना से बचाव करना है। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का